हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाल विकास के प्रीवियसली कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। जो भी हमारा सिलेबस है उसी को ध्यान में रखकर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। चाहे हम देश के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएँ, कोई भी एग्ज़ाम हम दें, हमें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला हमें अपना सिलेबस पकड़ना है और हमें उसकी PYQ सॉल्व करने हैं। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी रैंडमली चीज़ें नहीं पढ़नी है। रैंडमली चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या करना है, सिलेबस देखना है और PYQs पढ़ने हैं। तो जो ये वीडियो है ये भी सिलेबस पे बेस है हमारी। जो भी हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस है, तो बुद्धिमत्ता आज हम पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियसली जो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस की मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस की मीनिंग से भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और मतलब जनरली इंटेलिजेंस होता क्या है ऐसा भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो अगर हम देखें इसकी, अगर हम अर्थ को समझें, तो जो इंटेलिजेंस होता है, बुद्धिमत्ता होती है, वो होती है कि हमने जो भी नॉलेज एक्वायर करा है, जो कुछ भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसे हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। उसे अप्लाई करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। ज्ञान तो हमने ले लिया, नॉलेज तो हमने बहुत सारी ले ली, बट उसको हम कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें? तो कैसे का जो जवाब है वो क्या है, इंटेलिजेंस है। लोग अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, एक्वायर नॉलेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो सीटेट में बना हुआ है वो यही था कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, और ऑप्शन में हमें दिया गया था कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। तो यही हमारा क्या है, आंसर है किसके लिए, इंटेलिजेंस के लिए। सो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो इंटेलिजेंस कैसे रिलेटेड है उससे, कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी द एबिलिटी टू लर्न, किस तरीके से हम सीखते हैं, और रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो कैसे हम उसे फेस करते हैं, क्या हम डिसीजंस जो है अपने लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो किस तरीके से हम अपने डिसीजंस को लेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को, वही क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। अब जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। तो जो स्टर्न है उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या होती है, एक जनरल कैपेसिटी होती है कि जो इंडिविजुअल है वो कॉन्शियसली क्या करे, अपना जो इन्वायरमेंट है और जो नई चीज़ें वो सीख रहा है, नई जो उसको रिक्वायरमेंट है उसमें क्या हो, एडजस्ट हो। तो बुद्धि जो है वो व्यक्ति का एक सामान्य क्षमता होती है, जनरल जो एक पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसको स्टर्न ने कहा कि एक सामान्य क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, जिसके द्वारा वो सचेत रूप से नई आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचारों को क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। तो जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुसार हम क्या बिठाते हैं, समायोजन जो है बिठाते हैं, उसी की जो पावर होती है उसी को स्टर्न ने बुद्धिमत्ता कहा, उसी को इंटेलिजेंस कहा। अब अगर हम स्पीयरमैन देखें, स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफ़ाइन किया। स्पीयरमैन ने कहा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, जो लिविंग और जीव होते हैं, जीव जंतु, जो जीव हैं सभी, वो क्या करते हैं, अपने जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ जो हमारी, जो भी हमें दिक्कतें आती हैं या जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें हम किस तरीके से अनुकूलन बिठाते हैं, उसी क्षमता को इन्होंने बुद्धिमत्ता कहा, स्पीयरमैन ने। तो यही है जो इंटेलिजेंस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी क्या है, इंटेलिजेंस क्या होगी, सिर्फ नॉलेज को गेन करना इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस है कि हम उस नॉलेज को, जो ज्ञान हमने लिया है, उसको हम किस तरीके से अपने जीवन में जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें किस तरीके से हम उसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम किस तरीके से समायोजन जो है स्थापित करते हैं, उसी को इन्होंने इंटेलिजेंस कहा है। उसी को हम सबसे पहले बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को देखेंगे।
तो सबसे पहले जो बुद्धि पर परीक्षण जो है वो 1905 में बिने ने किया था, साइमन और बिने ने मिलकर किया था। और इन्होंने इस परीक्षण का जो है बुद्धि को जो है यहाँ पर इन्होंने मानसिक आयु, मेंटल एज के नाम से जो है वो बोला कि जो मेंटल एज है वो बच्चे की क्या है वो इन्होंने बताया अपने इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले इन्होंने परीक्षण किया था। अब यहाँ पर आईक्यू जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टर्न ने दिया था 1912 में। 1912 में स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया और इसका फॉर्मूला जो है वो टर्मन ने दिया जो कि 1916 में दिया था। तो यहाँ पर जो बीने और साइमन का जो परीक्षण था उसमें संशोधन किया गया किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा। टर्मन ने इसमें संशोधन किया, करेक्शन किया और इन्होंने जो है मानसिक आयु की जगह आईक्यू का इस्तेमाल किया। तो आईक्यू वर्ड इन्होंने यूज़ किया। तो इन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें दिया जो कि है IQ इज़ इक्वल MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है। तो हम इसे याद रख सकते हैं। IQ जो है IQ इज़ इक्वल MC से, तो M हमारा हो जाता है ऊपर और C नीचे आ जाएगा, तो M मेंटल एज हो गई और C से हमारा CA हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पर हमारा जो डिटेल में अगर हम इसे देखें तो MA हमारा मेंटल एज है कि मानसिक आयु बच्चे की क्या है और रियल में उसकी क्या एज है, क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये IQ जो है निकाला जाता है। अब जो हमारे अलग अलग थ्योरीज़ हैं इंटेलिजेंस की उन्हें हम देख लेते हैं। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज़ दी थी इंटेलिजेंस की। सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है वो यूनिफैक्टर थ्योरी है जो कि अल्फ्रेड जो बीने हैं उन्होंने दी थी। अब जो बीने हैं उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है उसमें एक फैक्टर सामान्य कारक जो है वो कार्य करता है, सिंगल फैक्टर से ही काम जो है इंसान की, मनुष्य की बुद्धि करती है। और उन्होंने इस फैक्टर को जनरल फैक्टर कहा जिसे कि हम जी से दिखाते हैं। ये है, इन्होंने कहा कि एक ही तरह का जो बुद्धि है वो होता है, जनरल फैक्टर होता है एक फैक्टर, तो इसीलिए इनकी थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी कहा जाता है। अब हम दूसरी थ्योरी देखते हैं। अब जो है ये जो थ्योरीज़ हैं इनका अगर हम कहें कि इनको कम माना जाता है क्योंकि अब एक फैक्टर है थ्योरी में, ऐसा तो कोई मानता नहीं है कि एक ही फैक्टर है, जनरल फैक्टर ऐसा नहीं होता है। आगे अन्य और भी थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। अब अगर हम दूसरी थ्योरी देखें जो कि है टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत जिसको कहा जाता है, स्पीयरमैन ने इसको दिया। इन्होंने जो इनका यूनिफैक्टर थ्योरी थी वो स्पीयरमैन ने उसको नकार दिया। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसको कि हम विशिष्ट फैक्ट कारक कहते हैं। अब यहाँ पर जो जनरल फैक्टर होता है वो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। अब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सब में क्या होता है, जो जनरल फैक्टर है वो पाया जाता है। ऐसा इनका कहना था कि जो जनरल फैक्टर है वो सभी का सेम है और वो क्या है, सभी कामों में हमारा मिलता है। और जो एस फैक्टर होता है जिसको कि स्पेसिफिक फैक्टर बोला जाता है वो हम अपने इन्वायरमेंट में एक्वायर करते हैं। अब हम जैसे देखते हैं कि हर कोई जो है उसका अलग अलग फील्ड होता है काम का, है ना। कोई जो है वो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बोलता अच्छा है, किसी की जो है वो मैथ्स अच्छी होती है, न्यूमेरिक बुद्धि होती है उनकी, और कोई जो है वो बॉडीली अच्छा काम कर पाते हैं, स्पिरिचुअल बुद्धि जो है उनकी होती है। तो इन्होंने कहा कि एक जनरल फैक्टर तो होता ही है जो सबका कॉमन है, जो मतलब एक तरीके से काम करता है, सभी कार्यों में वो होता है। बट लेकिन उसके अलावा भी हम सारे लोग जो है हमारा क्या है, सबका एक स्पेसिफिक फैक्टर भी है, एक स्पेसिफिक बुद्धि भी है जो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी में इन्होंने कहा कि एक से ज़्यादा भी पाई जा सकती है, जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो एक से ज़्यादा भी पाया जाता है। तो इन्होंने जो एक फैक्टर वाली बुद्धि थी उसको नकार दिया और इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक फैक्टर भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया वो था ग्रुप फैक्टर सिद्धांत, जिसको कि समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है, और ये थर्स्टन ने दिया। अब इन्होंने थर्स्टन जो थे उन्होंने कहा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि एक ही तरीके की बुद्धि नहीं होती, और ये जनरल फैक्टर और जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसको उन्होंने नकारते हुए इन्होंने कहा कि 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती हैं।
अलग अलग लोगों की। तो मनुष्य के अंदर इन्होंने कहा कि 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पाई जाती है। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, देन मेमोरी, देन परसेप्चुअल स्पीड एंड रीजनिंग। तो इस तरीके के 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इन्होंने दी। इसको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आ जाता है हम मीनिंग, जो वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको ग्रैस्प कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। देन हमारे अंदर क्या होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है जिसमें हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। देन उसके बाद हमारी स्पेशियल रिलेशन होता है जिसमें विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स को हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। देन परसेप्चुअल स्पीड जो है उसमें क्या होता है, हम डिटेल में परसीव करते हैं। देन वर्ड फ्लुएंसी होता है, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम वर्ड्स फ्लुएंसी वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज़ करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहती है। देन मेमोरी होता है, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करने की जो एक्यूरेसी होती है उसी को मेमोरी कहा जाता है। देन हमारी रीजनिंग थी। रीजनिंग में क्या है, जो जनरल रूल्स हैं फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो जनरल रूल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो ये हमें किसने दी थी, थर्स्टन ने। अब नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो गिलफोर्ड की है। जो गिलफोर्ड थे उन्होंने जो है यहाँ पर 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है वो दी। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है मल्टीपल रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ होती है, एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती। कहना था इनका कि जो इंटेलिजेंस है उसमें कोई भी एक सिंगल ट्रेट नहीं होता है, उसमें मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, मल्टीपल एबिलिटीज़ जो है वो होती है और ये एक दूसरे से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ऐसा इनका कहना था। तो बुद्धि जो है वो कई अपेक्षाकृत स्वतंत्र क्षमताओं का क्या होता है, समायोजन होता है, ना कि एक विशिष्ट जो विशेषता है वो होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 आयाम दिए। सबसे पहला जो था वो ऑपरेशन है, कंटेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने क्यूब शेप का मॉडल दिया था जिसमें 150 फैक्टर्स होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते हैं, जिसमें 5 हमने ऑपरेशंस के देखे, 5 हमने कॉन्सेप्ट्स के देखे और 6 हमने प्रोडक्ट्स के देखे। तो ऐसा इन्होंने दिया था। ये 3 आयाम रहेंगे, संरचना, सामग्री और उत्पाद। जो उत्पाद है वो उसमें 6 रहता है। अब हम इनका जो 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल जो मॉडल है उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमने देखा था कंटेंट्स के अंदर रहता है फिगरल, सिंबॉलिक एंड सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। तो ये जो है कंटेंट है, इसके पार्ट्स होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशंस में रहेगा कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, ये आ जाता है इसके अंदर। फिर हमारा आ जाता है प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं यूनिट्स है, क्लासेस है, रिलेशंस है, सिस्टम्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इम्प्लीकेशन है। तो ये सारे जो आयाम हैं ये गिलफोर्ड के थ्योरी के अंदर है। सो ये कुछ इंटेलिजेंस की थ्योरी जो आज हमने पढ़ी। इसके अलावा जो हमारी थ्योरीज़ कुछ और रहती हैं इसमें इंटेलिजेंस में, जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी गार्डनर की थ्योरी है, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे रिलेटेड जो हमारे PYQs हैं, जो भी इंटेलिजेंस के से रिलेटेड PYQs आए हुए हैं प्रीवियसली एग्ज़ाम में, उनको हम देखेंगे सभी को। सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।